हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द लास्ट लेक्चर ऑफ हेरिडिटी। अभी तक हमने हेरिडिटी के अंदर इंट्रोडक्शन समझा, उसका पूरा मतलब कि हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन कैसे आता है, कैसे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे वेरिएशंस विद एवरी जनरेशन पास ऑन होते जाते हैं और वो अक्यूमुलेट करके और ज़्यादा वेरिएशंस को डेवलप कर पाते हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं आते हैं। वेरिएशंस उस केस में भी आते हैं बट स्टिल रिलेटिवली कम आते हैं एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आ रहे हैं तो वो इस वजह से तो बिल्कुल नहीं आ रहे कि दो अलग अलग जीनोम सेट कंबाइन हुए, वो इसलिए आ रहे हैं मे बी शायद डीएनए के कॉपी करने में कोई ऑल्टरेशन आ जाए, समथिंग लाइक दैट। मतलब कोई अगर अबनॉर्मेलिटी हो जाए प्रोसेस में तब जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आते हैं। हाउएवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन जनरल ही वेरिएशन आएंगे ही आएंगे, राइट। उसके बाद हमने अगली क्लास में समझा डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं, रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं। डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर ट्रेट, ठीक है। हाउएवर रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, वो अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपने आप को तब एक्सप्रेस करेंगे जब वो कहाँ पे होंगे, वो सिर्फ रिसेसिव ट्रेट के साथ होंगे। अगर रिसेसिव ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट के साथ है तो उस केस में डोमिनेंट ट्रेट जो है, मान लो डोमिनेंट ट्रेट है टॉलनेस का और रिसेसिव ट्रेट है ड्वार्फनेस का, तो अगर रिसेसिव यानी कि ड्वार्फनेस वाली जीन को हम टॉलनेस वाली जीन्स के साथ रखेंगे तो टॉलनेस ही एक्सप्रेस होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम दोनों ड्वार्फनेस वाली जीन्स रख ले तो ड्वार्फ ही बनेगा, और अगर दोनों टॉल रख ले तो ऑब्वियसली टॉल ही बनेगा, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है। समझ रहे हो? हमने इतना पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। हमने बोला कि मेंडल जो थे बहुत ही उनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। तो उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट लिए थे और पी प्लांट जो थे उनके कुछ कैरेक्टर्स के लिए उनके 7 मेजर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, सीड पॉड का कलर, सीड का कलर, टॉलनेस, ये वो सब चीज़ों से रिलेटेड, वो आप पढ़ सकते हो आपकी बुक के अंदर। तो उसने क्या किया, एक एक ट्रेट वाले, जैसे मान लो एक टॉल पी प्लांट को और एक ड्वार्फ पी प्लांट को क्रॉस करवाया। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे प्लांट बन गए टॉल, बट अगली जनरेशन के अंदर एक ड्वार्फ पौधा भी आया। उस केस में फिर मैंने आपको बताया होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, ये सब चीजें मैंने आपको समझाई। और उसके बाद हमने पढ़ा एक डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मोनो मतलब सिंगल ट्रेट कंसिडर करते हैं और डाईहाइब्रिड के अंदर हम 2 ट्रेट्स को कंसिडर करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो हम समझेंगे कि जो ट्रेट्स है, मान लो अगर एक पौधा टॉल बन रहा है तो कैसे बन रहा है, या अगर एक पौधा ड्वार्फ है तो वो कैसे ड्वार्फ है, ये हम समझने वाले। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड होता है बहुत ही ज्यादा लंबा स्ट्रैंड है, राइट। बट क्या ऐसा जरूरी है कि सारे जो एंटायर डीएनए है वो हमारे काम का हो? डीएनए के कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब ये जीन क्या है ना, ये जीन कोड करती है, किसके लिए कोड करती है, एक प्रोटीन बनाने के लिए। अब ये जीन कितना इफेक्टिवली ये प्रोटीन को बना पा रही है उस बात पे डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें। क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना, ये लेट्स से कोई हार्मोन रिलीज करेगा, हार्मोन को सिंथेसाइज करेगा, और वो हार्मोन जो है वो प्लांट के स्पेसिफिक ट्रेट्स को डिटरमाइन करने के काम आएगा। अब समझते हैं ये एंटायर चीज में हो क्या रहा है। जो डीएनए का फंक्शनल पार्ट होता है जीन, हम बोलते हैं ना जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है, मतलब वो जीन एक प्रोटीन बना पाती है। तो अगर जो जीन है उसने प्रोटीन बना लिया अच्छे से, तो वो क्या कर पाएगी, उसी से हार्मोन भी बना पाएगी। समझ गए? अब ये जो प्रोटीन है वंस इट इज फॉर्म, तो ये हार्मोन को बनाएगी। अब ये प्रोटीन कितना अच्छे से बना है, मतलब कितना इफेक्टिवली ये प्रोड्यूस हो पाए या कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस हो पाए, वो डिपेंड करता है इस जीन की इफेक्टिविटी पे। और जीन की इफेक्टिविटी किस बात पे डिटरमाइन होती है, कि कोई ऑल्टरेशन ना हो जाए इस प्रोसेस के बीच में, या ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है ये डिस्टर्ब हो जाए। अगर ये जीन इफेक्टिवली प्रोटीन नहीं बना पाएगी तो इन दैट केस हार्मोन जो है वो कम हो जाएगा, और अगर वो हार्मोन का लेवल कम हो गया तो वो जो ट्रेट है, जैसे मान लो ये जीन जो है एक सर्टेन प्रोटीन बना रही है, प्रोटीन का नाम देते हैं एक्स प्रोटीन, और ये जो एक्स प्रोटीन है अगर ये बन जाता है तो ये बनाता है ग्रोथ हार्मोन फॉर द प्लांट।
अब ग्रोथ हार्मोन से क्या, जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बनेगा प्लांट क्या बन जाएगा, उतना ही टॉल बन जाएगा। और अगर ये जीन जो है ये प्रोटीन को इनफ अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं कर पाई तो ये प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है उसके लेवल्स कम रहेंगे और प्लांट टॉल की जगह पे ड्वार्फ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ट्रेट डिटरमाइन हुआ। जीन ने कितना बढ़िया तरीके से काम किया, कितना अमाउंट में प्रोटीन बना, प्रोटीन कितना अच्छे से हार्मोन बना पाया। तो ये पूरे चेन ऑफ रिएक्शंस है। अगर एक पोर्शन ऑफ द जो चेन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है तो द एंटायर प्रोसेस विल बी रूइंड। समझ रहे हो? तो इस तरीके से जो है ट्रेट्स एक्सप्रेस हो पाते हैं। एक बात हमको और पता है, ये तो हो गई एक्सप्रेस करने की बात। उसके अलावा अब हमने क्या पढ़ा था कि जब दो गैमीट होते हैं, है ना, एक होता है हमारा एग और एक होता है हमारा स्पर्म, ये दोनों मिलके कंबाइन करते हैं और ये बना लेते हैं एक जाइगोट। अब जाइगोट जो है दो सेल्स के कॉम्बिनेशन से बना, तो इसके अंदर अपने फादर का भी डीएनए आया है और इसके अंदर अपनी मदर का भी डीएनए आया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जितने मैंने थोड़ा आगे काम किया हुआ है, पहले की क्लास का ये हाँ जी। हमें ये पता है हमारी बॉडी के अंदर ना दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। ध्यान से समझेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक टाइप के सेल होते हैं सोमैटिक सेल्स और एक सेल्स होते हैं जर्म सेल्स। क्या डिफरेंस है? सोमैटिक सेल के अंदर ना दो जीन सेट होते हैं, दो जीन सेट्स होते हैं, राइट। मतलब जैसे ऐसे अगर हम उनके अंदर के क्रोमोसोम देखेंगे तो दो क्रोमोसोम्स होते हैं सेम पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। बट ये जो जर्म सेल होते हैं ना, इनके अंदर एक ही जीन सेट होता है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर तो होते हैं दो जीन सेट, मतलब हर पर्टिकुलर कैरेक्टर के दो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो दो सेट होंगे क्रोमोसोम्स के। बट जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, मतलब जो गैमीट्स होते हैं, जर्म सेल समझते हो ना क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं उनके अंदर एक ही जीन सेट होता है, मतलब एक कैरेक्टर के लिए एक ही क्रोमोसोम होता है। अब समझते हैं ये बात का क्या मतलब है और ये ऐसा क्यों होता है, अगर होता भी है तो। ऐसा इसलिए होता है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो, जो सोमैटिक सेल्स है ना वो वाले सेल्स होते हैं जो बेबी के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले। मतलब जब जाइगोट बनेगा तो सोमैटिक सेल्स का कोई पार्ट नहीं है उसके अंदर। पार्ट कौन ले रहा है? गैमीट्स ले रहे हैं, राइट। स्पर्म और ओवा साथ में आते हैं, जाइगोट को बनाते हैं, राइट। अगर दोनों स्पर्म और ओवा के अंदर भी दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे या फिर दो जीन सेट्स होंगे, जस्ट लाइक सोमैटिक सेल्स, तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो जो अब जाइगोट बनेगा इसके अंदर तो इन टर्न 4 क्रोमोसोमल पेयर्स हो जाएंगे। तो ये तो डबल द अमाउंट हो गया, राइट। तो ये तो अब नॉर्मल कंडीशन होगी। इसीलिए ये जो सेल्स हैं, जो हमारे जर्म सेल्स हैं, इनके अंदर दो की जगह पे एक ही क्रोमोसोम होता है, ताकि ये जब मिले तो जो जाइगोट है उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स हो जाए, जस्ट लाइक नॉर्मल सोमैटिक सेल्स, और ये नॉर्मल कंडीशन में रह पाए। इतनी बात समझ में? तो ये चीज अटेन करने के लिए भी तो कोई प्रोसेस होता होगा। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, देयर आर सर्टेन सेल डिविजन प्रोसेसेस। सर्टेन क्या, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो मियोसिस करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म गैमीट्स। मियोसिस का मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है, इसको आप बहुत डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, राइट। और अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया तो अब जब 2 गैमीट साथ में मिलेंगे तो जो वो रिजल्टिंग सेल बनाएंगे उसके अंदर अगेन नॉर्मल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और वो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, रिस्टोर हो जाएंगे। ये बात समझ गए हम लोग? तो अब हमने ये समझ लिया भाई, हमने इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या समझा कि कोई ट्रेट कैसा होगा, मतलब एक प्लांट में क्या ट्रेट एक्सप्रेस होगा, ये डिपेंड करता है कि उसके प्लांट के जो डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं वो जीन कितना बढ़िया तरीके से प्रोटीन बना रही है, इन टर्न वो प्रोटीन कितना इफेक्टिवली हार्मोन बना रहे हैं। और ये सारे प्रोसेसेस अगर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं, इन दैट केस एक सर्टेन टाइप का जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस होता है। अगर ये ढंग से नहीं हो पाता, कोई भी तरीके का ऑल्ट्रेशन हो जाता है, तो इन द ऑपोजिट केस इज सपोज टू अकर। जैसे अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं हुआ इनफ तो वो प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा। समझ रहे हो?
उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो गैमीट्स है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स इन द बॉडी। नॉर्मल मतलब सोमैटिक सेल्स से अलग होते हैं गैमीट्स इन द सेंस कि जो हमारे गैमीट्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ जीन सेट्स आर ओनली 1। समझ रहे हो, मतलब एक क्रोमोसोम फॉर पर जीन। हाउ एवर जो हमारे नॉर्मल सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं दे अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, जिसके थ्रू वो सिंगल क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल्स बनाते हैं या फिर हैप्लॉइड सेल्स बना सकते हैं। हमारे जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना इनको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड वाई? क्योंकि इनके अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं, राइट, 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम के या फिर दो सेट हैं जीन्स के, राइट। तो जो सोमैटिक सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं 2n कंडीशन से, तो दिस इज डिप्लॉइड। डी समझते हो ना, डी मतलब डाई मतलब 2। और उसके बाद ये क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या फिर n कंडीशन। इसको दिखाएंगे कैसे, इनके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इनके अंदर एक ही सेट ऑफ। क्यों जरूरी है, ताकि जर्म सेल्स जब मिले और जाइगोट बनाए तो जाइगोट के अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हो। इतनी बात क्लियर है हमें। और ऑल्सो एक चीज याद रखनी, आपकी बुक ने एक चीज लिखी है कि क्या एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही जीन होती है? नहीं, एक क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली आपने समझा भी होगा ये पहले कि डीएनए जो होता है हमारा ये बहुत ही ऐसे एंटेंगल्ड थ्रेड के फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक सब्सटेंस जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक मटीरियल होता है। ये खुद को कंडेंस करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कंडेंस मतलब पास आता है और स्ट्रक्चर करता है, अपने आप को बढ़िया तरीके से अलाइन करता है और तब जाके ये बना देता है क्या, क्रोमोसोम। तो क्या क्रोमोसोम के अंदर एक ही पर्टिकुलर जीन होगी? नहीं, बहुत सारी जीन्स है ना। पूरा का पूरा क्रोमैटिन मटीरियल ही क्या कर रहा है, कंडेंस करके क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये सेल डिवीजन के दौरान ही क्रोमोसोम बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप खुद सोचो, एक थ्रेड को ट्रांसफर करना आसान है या बांटना आसान है, या फिर अगर हम थ्रेड को डब्बों में पैक कर दें तो वो डब्बे देना आसान है? ऑब्वियसली डब्बे देना आसान है। एक तो हैसल फ्री प्रोसेस हो जाएगा, ऊपर से वो कॉम्पैक्ट ज्यादा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई भी प्रिसीजन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थ्रेड तो क्या है, किसी में ज्यादा जा सकती है, किसी में कम जा सकती है, बट अगर उसे हमने कंडेंस करके उसे क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दिया तब वो एक सर्टेन अमाउंट में ही आगे जाएगी। ठीक है जी, इतनी बात होगी। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम पढ़ रहे हैं विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, जल्दी से पढ़, ये आपको वैसे पता भी होगा जितना मुझे आइडिया है, काफ़ी स्कूल में पहले से पढ़ा देते हैं। अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो सेक्स है इट इज नॉट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल या जीन्स के बेसिस पर डिसाइड नहीं होता है। तो किस बेसिस पर डिसाइड होता है? कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे क्रोकोडाइल हो गए, टर्टल हो गए, रेप्टाइल्स बेसिकली, जिनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। मान लो एक टर्टल के एग्स हैं या फिर एक क्रोकोडाइल के एग्स हैं, तो अब डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर ये डिसाइड होगा कि अब वो अंडे से जो है ये एक मेल निकलेगा या एक फीमेल निकलेगा, विच इज सो इंटरेस्टिंग। जैसे अगर हम टर्टल्स की बात करें तो टर्टल्स के केस में अगर बहुत गर्मी वाला टेम्परेचर है तो इन दैट केस एक फीमेल बॉर्न होती है आउट ऑफ द एग, और अगर रिलेटिवली ठंडा टेम्परेचर है, कूलर टेम्परेचर है, तो मेल बॉर्न होगा। क्रोकोडाइल्स में और ही डिफरेंट होता है। क्रोकोडाइल्स के अंदर होता है एक्सट्रीम ठंडी या एक्सट्रीम गर्मी जो हो उसमें फीमेल बॉर्न होगी, बट अगर नॉर्मल कंडीशन है, मॉडरेट टेम्परेचर है, तो मेल बॉर्न होगा। तो देख रहे हो, इसमें द जेनेटिक मटेरियल और एनी काइंड ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन हैज नथिंग टू डू विद द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि वो तो किस बेसिस पे डिपेंड हो रहा है, वो तो एनवायरमेंटल क्यूज पे डिपेंडेंट है। उसी तरीके से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होता है स्नेल्स के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे स्नेल्स के बारे में कि कैसे ह्यूमंस के अंदर तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम्स, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इट इज नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीन्स और देयर डीएनए और देयर जेनेटिक मटीरियल। इनफैक्ट इट इज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल क्यूज कि उनके सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या है या अदर फैक्टर्स। तो इसी के अंदर मैं आपको स्नेल के केस के बारे में समझा रही थी कि जब स्नेल्स बॉर्न होते हैं, मतलब जब वो यंग एंड स्मॉल होते हैं,
तो तब दे आर मेल्स। बट जैसे जैसे ये बड़े हो जाते हैं तो दे बिकम बिगर फीमेल्स। अब समझते हैं ये होता कैसे एग्जैक्टली। बेसिकली होता क्या है ना, स्नेल्स स्टैक ओवर ईच अदर। तो जैसे एक स्नेल आया, उसने स्टैक किया ऊपर ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सारे स्नेल्स ऊपर ऊपर स्टैक करते रहते हैं। जो नीचे वाले स्नेल्स होते हैं ना, दे आर फीमेल्स, फीमेल्स हैं। और जो ऊपर वाले हैं ना, वो नए नए आ रहे होंगे वहां पे, तो जो नए वाले हैं वो क्या है, स्मॉलर मेल्स हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लो कोई नीचे वाली फीमेल, ये वाली जो है, इसकी डेथ होती है, तो अब ये फीमेल यहाँ से हटेगी और एक मेल जो है, जो मतलब फीमेल वाली स्टैक के जस्ट ऊपर वाला जो एक मेल होगा, वो अब एक फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से स्नेल्स के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म। ये टर्म आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बस ये है कि स्नेल्स के अंदर ऐसी एक कंडीशन होती है कि जब वो बॉर्न होते हैं, मतलब जब अभी वो नए नए पैदा हुए हैं, यंग है, तो दे विल एक्ट एज मेल्स या फिर फंक्शन एज मेल्स। बट स्नेल्स के अंदर क्या होती है, स्टैकिंग होती है। तो जो स्टैक होता है उसमें नीचे वाली जो लेयर होती है वो फीमेल्स की होती है, जो कि बड़ी होती है साइज में, और जो ऊपर ऊपर नए नए स्नेल स्टैक कर रहे हैं वो मेल्स होते हैं। जैसे ही नीचे वाली एक फीमेल की डेथ होती है तो वो स्टैक से हट जाती है, और ये फीमेल की लेयर के जस्ट ऊपर वाला जो मेल है वो भी अब क्या बन जाता है, फीमेल बन जाता है। इस तरीके से स्नेल्स के अंदर एक सीक्वेंशियल तरीके से, मतलब एक साइक्लिक तरीके से हर्माफ्रोडाइटिज्म होता है। व्हाट इज हर्माफ्रोडाइटिज्म, मतलब बाइसेक्सुअल नेचर है ना, पहले मेल्स हैं और फिर बाद में फीमेल्स हैं। तो ये तो हो गई अलग अलग एनिमल्स के केसेस जिनके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट इज नॉट बेस्ड अपॉन द जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अब हम बात करने वाले ह्यूमंस के बारे में, जिनके केस में सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम। तो अब एक बात समझते हैं, हमें पता है भाई ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है भाई, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से समझेंगे। जिसके अंदर से जो 22 पेयर्स होते हैं ना क्रोमोसोम्स के, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। और जो एक पेयर होता है ना, वो थोड़ा स्पेशल है, इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। ऑटोसोम का क्या मतलब है, मतलब ये वाले जो पेयर्स है 22 पेयर्स, इनका कोई भी रोल नहीं है इन डिटरमाइनिंग द सेक्स, ठीक है, नो रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। बट ये जो बगल वाला एक पेयर है, इसका बहुत मेजर रोल है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इसीलिए इनका नाम है सेक्स क्रोमोसोम। अब होता क्या है ना, बाकी सारे पेयर्स तो कैसे हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब जैसे फर्स्ट पेयर है तो दोनों क्रोमोसोम ही सेम टाइप के हैं, अगला पेयर है उसमें भी दोनों क्रोमोसोम सेम टाइप के हैं, है ना, ये एक पेयर तो ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम सेम होंगे, अगला पेयर दोनों क्रोमोसोम आपस में सेम होंगे। बट जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें नेसेसरीली इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि दोनों क्रोमोसोम सेम हो। फीमेल्स के अंदर दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम्स। ये है फीमेल, अगर एक्स क्रोमोसोम है दोनों फीमेल के, वो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 23rd पेयर में, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं, तो वो एक फीमेल है। और यही अगर एक एक्स है और एक दूसरे टाइप का छोटा वाला क्रोमोसोम होता है, जिसे हम बोलते हैं वाई क्रोमोसोम, ठीक है, ये होता है इन द केस ऑफ मेल्स। तो देख रहे हो, और ये सिर्फ 23rd पेयर है, बाकी 22 पेयर दोनों के सेम है, समझ रहे हो। आगे समझते हैं। तो अब होता क्या है, जो एक फीमेल है और जो एक मेल है, फीमेल के पास XX है और मेल के पास XY है। बट मैंने आपको क्या बताया था कि गैमीट्स के अंदर केवल एक क्रोमोसोम होता है, मतलब सेट नहीं होता जैसे नॉर्मल डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होता है। गैमीट्स तो क्योंकि क्या है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड का मतलब मैंने पहले समझा दिया। तो गैमीट्स के अंदर क्या होता है कि एक एक ही क्रोमोसोम आता है। तो अब फीमेल के अंदर अगर गैमीट बन रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि X क्रोमोसोम है, बट दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो यही है कि X ही क्रोमोसोम है, क्योंकि फीमेल के पास तो है ही X क्रोमोसोम्स, राइट।
तो इसके अगर फीमेल कभी गैमीट बनाएगी तो उसके गैमीट में एक्स क्रोमोसोम ही हो सकता है। यही अगर हम मेल की बात करें तो अब उसका अंदर दो पॉसिबिलिटी है, एक तो स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम हो सकता है और एक स्पर्म के अंदर क्या हो सकता है, वाई क्रोमोसोम हो सकता है। अब नाउ इट इज कम्प्लीटली अ चांस बेस्ड प्रोसेस कि जो गैमीट बन रहा है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम आएगा या उसके अंदर वाई क्रोमोसोम आएगा। अगर फीमेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आए और मेल की तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम आए तो बनती है एक फीमेल। और अगर ऐसा हो कि फीमेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम बट मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम आए तो इस केस में एक बनता है मेल चाइल्ड। तो इस बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं कि ह्यूमंस के अंदर कैसे सेक्स डिटरमाइन हुआ। देखा तुमने कि अगर फीमेल में से भी एक्स क्रोमोसोम आ गया, मेल में से भी एक्स क्रोमोसोम आ गया, तब तो बनेगी फीमेल, क्योंकि फीमेल के अंदर क्या कॉम्पोजिशन होता है, दोनों एक्स क्रोमोसोम इन द सेक्स क्रोमोसोम्स। बट अगर यही हम बात करें मेल की तो मेल के अंदर से दोनों आ सकते हैं, जो एक मेल पेरेंट है उसके अंदर से दोनों में से कोई भी आ सकता है, या तो एक्स आ सकता है या फिर वाई आ सकता है। हाउएवर फीमेल सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम हो। तो अगर एक्स और एक्स कंबाइन हुए तो फीमेल, एक्स और वाई कंबाइन हुए तो मेल। जो वाई क्रोमोसोम होता है मेल के अंदर वो रिलेटिवली दिखने में छोटा होता है एज कम्पेयर टू द एक्स क्रोमोसोम। समझ रहे हो मेरी बात। और ये बात देखो इंपॉर्टेंट भी है, अगर हमने जो अभी तक मेंडल के लॉज पढ़े, सब चीजें पढ़ी हैं, अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं तो अगर ऐसा हो कि मेल के गैमीट के अंदर भी दो क्रोमोसोम है, दोनों गैमीट के अंदर, तो जो बेबी बनेगा उसके अंदर 4 क्रोमोसोम होंगे विच वुड बी डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो इस वजह से क्या होता, मेंडल ने जो भी लॉज बनाए, जो भी ऑब्जर्वेशन उसकी थी वो ट्रू नहीं होल्ड करती। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिकली जो कॉम्पोजिशन होना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाता है। समझ रहे हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। जो मैंने आपको एनिमल्स के बारे में केसेस बताए, टर्टल, क्रोकोडाइल की, रेप्टाइल्स के अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और जो स्नेल है वो की मोलस्क की फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म होता है। वो सब मैंने यहाँ पीछे की तरफ लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू गाइस वांट टू नो। ये देखो ये टर्टल के बारे में, जहाँ पे मैंने बताया था कि वार्मर टेम्परेचर्स में फीमेल्स बनते हैं और कूलर टेम्परेचर में मेल्स बनते हैं। यही अगर हम बात करते हैं क्रोकोडाइल की तो बहुत हाई या बहुत लो यानी कि एक्सट्रीम्स में फीमेल बनती है और इंटरमीडिएट पे मेल्स। आपकी बुक में आपको एग्जैक्ट केसेस को रटना नहीं है बिल्कुल भी कि टर्टल के केस में एग्जैक्टली क्या होता है, क्रोकोडाइल में क्या होता है, बट उसमें मेंशन किया है कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस वेयर इन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज नॉट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट इट हैज। इन फैक्ट इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर या एनी अदर एनवायरमेंटल क्यू फॉर दैट मैटर। गेट इट। अब ये सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म का लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा का पूरा। और हाँ, ये बात भी समझना जरूरी है कि ये सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म कर क्यों रहे। नेचर में जो भी चीज डिजाइन की गई है हर चीज का एक रीजन होता है ऑलवेज, राइट। तो इस चीज का क्या रीजन है, देखो होता क्या है ना, अगर मेल जो है, मेल इज सपोज टू डोनेट इट्स स्पर्म, राइट। अगर मेल छोटा रहेगा तो वो ज्यादा मोटाइल रहेगा, तो ज्यादा अच्छे से मूव करके स्पर्म को दे सकता है। यही अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करेगी, उतने ज्यादा किड्स बनेंगे और उतने ज्यादा चांसेस ऑफ सर्वाइवल होंगे बच्चों के। तो लार्जर स्नेल्स जो है वो अच्छे से बच्चे कर सकते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, ज्यादा एग्स दे सकते हैं। और जो स्मॉलर मेल्स हैं वो ज्यादा अच्छे से उनको फर्टिलाइज कर सकते हैं क्योंकि मोटिलिटी ज्यादा होगी। तो everything that occurs in nature, it occurs due to a specific reason, right? जैसे अगर हमने अभी वो वाली भी बात करी कि जो गैमीट है उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम होना चाहिए, राइट। 2 क्रोमोसोम होंगे तो एवरीथिंग वुड गेट डिस्टर्ब, राइट। ऐसी काफी सारी बीमारियां भी होती हैं जिसके अंदर अगर क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या है तो ह्यूमन ही ना, तो कई बार कुछ केसेस में क्या हो सकते हैं, ऑल्टरेशन या फिर एबरेशन जिन्हें बोलते हैं, मतलब अबनॉर्मल हो सकती है कोई कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल 21st पेयर ऑफ, कितने टोटल पेयर जो 23 होते हैं, तो अगर उसमें से 21st क्रोमोसोम जो है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाए गलती से क्रोमोसोम की, जब क्रोमोसोम की कॉपिंग चल रही है जो भी हो रहा है, तो उस
केस में एक डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जो बहुत ही एक कॉमन बीमारी है, सबने सुना भी होगा, कि जिसके अंदर मतलब मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है बच्चे के अंदर, ग्रोथ बहुत रिटार्डेड होती है। तो देख रहे हो, अगर एक क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा या कम हो जाए ना, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं, चेंजेस। यही अगर मेल्स के अंदर कभी कभार जैसे यही जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान एक एक्स्ट्रा, अगर मेल के अंदर, मेल का क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, XY, बट अगर मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम चला जाए बाय मिस्टेक, तो इन दैट केस एक कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसमें मेल के अंदर फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, लाइक श्रिलिंग ऑफ वॉइस। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि क्रोमोसोम का जो नंबर एक्चुअली रहना चाहिए वो नहीं रह पाया। ये सब जो मैंने अभी आपको डिजीजेस के नाम बताया, सिंड्रोम बताया, ये आपको याद नहीं रखने। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि हाउ क्रूशियल दिस प्रोसेस इज सपोज टू बी, कि इवन इफ देयर इज अ वेरी स्मॉल एबरेशन, इट कैन रूइन द एंटायर प्रोसेस। और जो जेनेटिक मेकअप है, जो बॉडी की जो भी कंडीशनिंग है, जो भी बॉडी को काम करना है, वो चीज को अफेक्ट कर सकता है, राइट। इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। अगली क्लास में हम इसके सारे के सारे PYQs एंड NCERT के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू गाइस स्टडी वेल, इसको रिवाइज करो अच्छे से एंड कम प्रिपेयर्ड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।